प्रिय शिक्षार्थियों, इस सत्र में हम व्यवसाय अध्ययन विषय के अंतर्गत व्यवसाय के सामाजिक उत्तरदायित्व एवं व्यावसायिक नैतिकता के विषय में पढ़ेंगे और यह भाग 2 है इसका। व्यवसाय के विभिन्न संबंधित वर्गों के प्रति उसके क्या दायित्व हैं वह जानते हैं। पहला है अंशधारियों अथवा स्वामियों के प्रति दायित्व। कंपनी के संगठन के रूप में कॉरपोरेट उद्यम को शेयरधारकों को नियमित रूप से सटीक और पूरी जानकारी के साथ साथ भविष्य के विकास की योजनाओं के बारे में जानकारी प्रदान करनी चाहिए, क्योंकि कंपनी का जो संगठन है उसके असली मालिक कौन है? शेयरधारक। तो उन्हें सारी की सारी जानकारी नियमित रूप से और सारी की सारी पूरी जानकारी देनी चाहिए और जितनी भी योजनाएं हैं वह भी उनको बतानी चाहिए, कुछ भी चीज़ छुपानी नहीं चाहिए। दूसरा वर्ग है कर्मचारी। तो उनके प्रति क्या उत्तरदायित्व है? प्रबंधन को सही तरह से काम करने की स्थिति बनाने की कोशिश करनी चाहिए ताकि वह श्रमिकों के सहयोग को जीत सके। यूनियनों के संगठन के लिए उद्यम को श्रमिकों के लोकतांत्रिक अधिकारों का सम्मान करना चाहिए। श्रमिक को प्रबंधन से उचित वेतन और उचित सौदा सुनिश्चित किया जाना चाहिए, अर्थात प्रत्येक व्यवसाय को श्रमिकों के कल्याण के लिए कार्य करना चाहिए। तीसरा है उपभोक्ताओं के प्रति दायित्व। उपभोक्ताओं के लिए व्यवसाय को उचित मूल्य पर सही गुणवत्ता वाली वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति करनी चाहिए। अपने ग्राहकों के प्रति उद्यम की जिम्मेदारी बनती है कि वह उन्हें गुणवत्ता वाली वस्तुएं और सेवाएं उचित मूल्यों पर उपलब्ध करवाए। तीसरा है सरकार तथा समाज के प्रति उत्तरदायित्व। एक उद्यम को देश के कानूनों का सम्मान करना चाहिए और नियमित और ईमानदारी से करों का भुगतान करना चाहिए, अर्थात उन्हें लगातार नियमित रूप से और ईमानदारी से करों का भुगतान करना चाहिए। इसे एक अच्छे नागरिक के रूप में व्यवहार करना चाहिए और समाज के स्वीकृत मूल्यों के अनुसार कार्य करना चाहिए, अर्थात प्रत्येक व्यवसाय का यह उत्तरदायित्व है कि वह सारे कानूनों का सम्मान करे, करों का भुगतान करे और एक अच्छा नागरिक के रूप में व्यवहार करे। अब हम बात करते हैं व्यवसाय और पर्यावरण संरक्षण की। ये दोनों एक दूसरे से बिल्कुल जुड़े हुए मुद्दे हैं। पर्यावरण का संरक्षण एक गंभीर मुद्दा है जो व्यापार प्रबंधकों और निर्णय निर्माताओं को सोचने पर मजबूर करता है। पर्यावरण को प्राकृतिक और मानव निर्मित दोनों के परिवेश के रूप में परिभाषित किया जाता है। तो आज पर्यावरण का मुद्दा एक बहुत ही गंभीर मुद्दा है जिसमें व्यापार के जो प्रबंधक हैं और जो नीति निर्माता हैं उनको बहुत ही सोचना पड़ता है कि इसको कैसे पर्यावरण को संरक्षित किया जाए। ये परिवेश संसाधनों की प्रकृति में भी हैं जो मानव जीवन के लिए उपयोगी हैं। संसाधनों में भूमि, जल, वायु, जीव, वनस्पति और कच्चा माल आता है जिनको हम प्राकृतिक संसाधन भी कहते हैं, या सांस्कृतिक विरासत, सामाजिक आर्थिक संस्थानों और लोगों जैसे मानव निर्मित संसाधन भी इसमें आते हैं, अर्थात जो प्राकृतिक संसाधन है वह तो वह ही और जो मानव संसाधन है वह भी इसके अंतर्गत आ जाते हैं। बहुत सारी पर्यावरण से संबंधित समस्याएं संयुक्त राष्ट्र संघ ने भी उठाई हैं। तो संयुक्त राष्ट्र ने प्राकृतिक पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वाली 8 समस्याओं की पहचान की है। वह देखते हैं यह 8 समस्याएं कौन कौन सी हैं। पहला है ओजोन रिक्तीकरण। आप जानते हैं ओजोन की एक परत है ऊपर जो धीरे धीरे क्या हो रही है? रिक्त हो रही है, यानी उसको बहुत ज़्यादा हानि पहुंच रही है। मीठे पानी की गुणवत्ता और मात्रा। तो आप देख रहे हैं आजकल जो पानी है उसकी गुणवत्ता और मात्रा में भी कमी आ रही है। ग्लोबल वार्मिंग आप सब सुनते हैं, अब इतनी ज़्यादा या तो बहुत ज़्यादा गर्मी होती है या बहुत ही ज़्यादा ठंड हो जाती है, तो इसको हम बोलते हैं ग्लोबल वार्मिंग। वनों की कटाई। अब हम आगे तरक्की तो बहुत कर रहे हैं लेकिन धीरे धीरे हम वनों को काट रहे हैं जिससे पर्यावरण में बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। ठोस और खतरनाक अपशिष्ट। जितने भी उत्पादन के कारखाने हैं वो बहुत सारे अपशिष्ट फैला रहे हैं, तो वो भी पर्यावरण को बहुत सारा नुकसान कर रहे हैं। भूमि क्षरण,
यानी भूमि की जो गुणवत्ता है वो भी धीरे धीरे बहुत कम हो रही है, क्योंकि वह भी प्रदूषित हो रही है। जल प्रदूषण, जितना भी कारखानों से गंदा कचरा निकलता है वह सारा जल को प्रदूषित कर देता है, तो जल भी बहुत ज़्यादा प्रदूषित हो रहा है और जैविक विविधता के लिए भी खतरा बढ़ता जा रहा है। तो ये बहुत सारी पर्यावरण समस्याएं हैं जो कि संयुक्त राष्ट्र संघ ने उठाई हैं, तो इनको हमें बहुत ही ध्यान से समझने की आवश्यकता है। अब हम जानते हैं प्रदूषण के कारणों के बारे में। हमारे समाज में सभी क्षेत्र हैं, उद्योग, सरकार, कृषि, खनन, ऊर्जा, परिवहन, निर्माण, उपभोक्ता, ये सारे के सारे ही कहीं ना कहीं से अपशिष्ट उत्पन्न करते हैं। अपशिष्ट होते क्या हैं? अपशिष्ट में क्या होते हैं? प्रदूषक होते हैं, जो रसायनों के विषय वस्तु होते हैं, यानी केमिकल्स होते हैं उसमें, जो उत्पादन या उपभोग की प्रक्रिया के दौरान हम छोड़ देते हैं, वही जाके प्रदूषण का कारण बनते हैं। अब जानते हैं प्रदूषण के प्रकारों के बारे में। सबसे पहला है वायु प्रदूषण। यह मुख्य रूप से ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री द्वारा उत्सर्जित किया जाता है, या जो हम कार चलाते हैं, ऑटोमोबाइल चलाते हैं, उसके द्वारा उत्सर्जित होता है और उसमें कार्बन मोनोऑक्साइड के कण होते हैं जो वायु को प्रदूषित कर देते हैं। इसी तरह से जो विनिर्माण संयंत्र हैं, यानी जो कारखाने हैं, उससे भी धुआं निकलता है और वो जो रसायन निकलते हैं वो हवा को प्रदूषित कर देते हैं। तो यह मुख्य रूप से वायु प्रदूषण का कारण बनता है। उसके बाद है जल प्रदूषण। वर्षा से और व्यवसायी क्या करते हैं? कचरे को नदियों, नालों और झीलों में बहा देते हैं, फेंक देते हैं, उससे हमारा जो जल है वो प्रदूषित हो रहा है। के बाद है भूमि प्रदूषण। अब भूमि पर क्या होता है? जो जहरीला कचरा होता है वह हम डंप कर देते हैं, यानी डाल देते हैं भूमि पर, तो उससे भूमि भी प्रदूषित हो जाती है और कृषि या वृक्षारोपण के लिए भूमि की गुणवत्ता क्या हो जाती है? खराब हो जाती है, यानी वह उस तरह से क्या नहीं कर पाएगी? अपनी गुणवत्ता नहीं दे पाएगी, क्योंकि वह प्रदूषित हो गई है। उसके बाद है ध्वनि प्रदूषण। कारखानों और वाहनों से बहुत ज़्यादा आजकल आप देखते हैं शोर उत्पन्न होता है, हम भी कई बार झुंझला जाते हैं सड़कों पर चलते हुए, तो ये भी एक स्वास्थ्य के लिए बहुत ही गंभीर खतरा है, ध्वनि प्रदूषण, जो आजकल बहुत ज़्यादा फैल रहा है। तो इसीलिए हमें प्रदूषण नियंत्रण की बहुत ही ज़्यादा आवश्यकता है। बहुमूल्य पर्यावरणीय संसाधनों को संरक्षित करने और पर्यावरण की गुणवत्ता में सुधार के लिए प्रदूषण की रोकथाम या नियंत्रण की आवश्यकता है, ताकि मानव जाति के लाभ और लोगों के स्वास्थ्य और भलाई में सुधार के लिए संरक्षित संसाधनों का उपयोग किया जा सके। तो यह बहुत ही गंभीर मुद्दा है प्रदूषण नियंत्रण। प्रदूषण को नियंत्रित करने की बहुत ही आवश्यकता है। अब हम यह देखते हैं कि प्रदूषण नियंत्रण की आवश्यकता है क्यों? अगर हम इसको नियंत्रित कर लेंगे तो इससे हमें क्या क्या लाभ हो सकते हैं? पहला है स्वास्थ्य खतरों में कमी। आजकल आप देख रहे हैं कि प्रदूषण के कारण कैंसर, दिल के दौरे और फेफड़ों की बीमारियां बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं। तो अगर हम प्रदूषण को नियंत्रण कर लेंगे तो हमें ही फ़ायदा होगा, यानी स्वास्थ्य में जो खतरे उत्पन्न हो रहे हैं उनमें बहुत ज़्यादा कमी आ जाएगी। देयता को जोखिम कम। देयता क्या होती है? जो हमें देना पड़ता है कभी कभी बाहर वालों को। यह संभव है कि गैसीय, तरल और ठोस अपशिष्टों की विषाक्तता के प्रभावित लोगों को मुआवजा देना पड़े। अब आप देखते हैं ना, कई बार फैक्ट्रीज़ में कई कर्मचारियों को हानि हो जाती है, स्वास्थ्य को नुकसान हो जाता है, कोई एक्सीडेंट हो जाता है, तो उसमें कंपनी की देयता बन जाती है कि वो उनको क्या करे? उनको पैसा दे उसके बदले में, ताकि उनको मुआवजा दिया जा सके। तो इसका जोखिम भी हम कम कर सकते हैं अगर हम प्रदूषण को नियंत्रित कर लेते हैं। उसके बाद है लागत की बचत हो सकती है। व्यवसाय की प्रचालन लागत को कम करने के लिए भी प्रदूषण नियंत्रण कार्यक्रम बहुत ही आवश्यक होता है, क्योंकि उससे संसाधनों में कमी आएगी। उसको जो प्रयोग करने पड़ते हैं संसाधन, उनकी लागत भी कम हो सकती है। उसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण है उसकी बेहतर सार्वजनिक छवि बनेगी व्यवसाय की। पर्यावरण के कारण को कम करने के लिए अगर फर्म कोई भी कार्य करती है तो उसकी अच्छी प्रतिष्ठा जाएगी समाज में, और सामाजिक रूप से उसे एक जिम्मेदार उद्यम माना जाएगा। इसीलिए आप देखते हैं आजकल कि बहुत सारे उद्यम जो हैं अपनी छवि को बेहतर बनाने के लिए पर्यावरण में बहुत सारा योगदान दे रहे हैं। उसके अलावा इसके बहुत से अन्य सामाजिक लाभ भी हैं, जैसे कि
स्पष्ट दृश्यता, यानी आप देखते हैं ना आसमान आपको कभी बार बिल्कुल साफ दिखाई देता है जब प्रदूषण नहीं होता। साफ सुथरी इमारतें, जीवन की बेहतर गुणवत्ता और प्राकृतिक उत्पादों की एक शुद्ध रूप में उपलब्धता आएगी। तो प्रदूषण समाज के लिए बहुत ही घातक होता है और हमें इसको नियंत्रित करने की बहुत ही ज़्यादा आवश्यकता है। अब हम यह जानते हैं कि पर्यावरण के संरक्षण में व्यवसाय की क्या भूमिका है। व्यवसाय क्या भूमिका निभाता है या निभा सकता है। तो पर्यावरण संरक्षण के लिए व्यावसायिक उद्यमों द्वारा उठाए जाने वाले कुछ विशेष कदम क्या क्या हो सकते हैं, आइए देखते हैं। पर्यावरण संरक्षण और प्रदूषण की रोकथाम के लिए कार्य को संस्कृति बनाना पड़ेगा, यानी कि हमें अपने आप को इस तरीके से विकसित करना पड़ेगा, उच्च प्रबंध को इस तरीके से नीतियां बनानी पड़ेंगी कि वह पर्यावरण को संरक्षित कर पाए और प्रदूषण की रोकथाम कर पाए। यानी उच्च प्रबंध ऐसी नीतियां बनाता है, ऐसी प्रतिबद्धता रखता है कि वह पर्यावरण को कम से कम नुकसान पहुंचाते हुए अधिक लाभ अर्जित करे। दूसरा, उसे यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि पर्यावरण संरक्षण के प्रति प्रतिबद्धता सभी डिवीज़नों और कर्मचारियों द्वारा पूरे उद्यम में होनी चाहिए। यानी यह प्रतिबद्धता सिर्फ उच्च प्रबंध की ही नहीं, जितनी भी डिवीज़न है और सभी कर्मचारियों में होनी चाहिए कि हमें क्या करना है, पर्यावरण को संरक्षित करना है और पॉल्यूशन कम से कम फैलाना है। उसके अलावा अच्छी खरीद के लिए स्पष्ट नीतियों और कार्यक्रमों का विकास किया जाना चाहिए। गुणवत्ता वाले कच्चे माल को खरीदना चाहिए, बेहतर तकनीकों को नियोजित करना चाहिए, कचरे के निपटान और उपचार की वैज्ञानिक तकनीकों का उपयोग करना चाहिए और प्रदूषण नियंत्रण के उद्देश्य से कर्मचारियों के कौशल को विकसित करना चाहिए। तो व्यवसाय एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है पर्यावरण के संरक्षण में। उन्हें यह सारे कार्य करने चाहिए ताकि पर्यावरण संरक्षित हो सके और प्रदूषण को नियंत्रित किया जा सके। इसके अलावा प्रदूषण की रोकथाम के लिए सरकार द्वारा लागू किए गए कानूनों और नियमों का अनुपालन करना चाहिए। तो व्यवसाय अगर ये करता है तो वह पर्यावरण संरक्षण में बहुत बड़ा योगदान दे सकता है। इसके अलावा खतरनाक पदार्थों के प्रबंधन से संबंधित सरकारी कार्यक्रमों में भागीदारी होनी चाहिए। प्रदूषित नदियों को साफ करना चाहिए, वृक्षारोपण करना चाहिए। तो इस तरीके से पर्यावरण के संरक्षण में व्यवसाय अपनी भूमिका निभा सकता है। यानी वह जितने भी खतरनाक अपशिष्ट पदार्थ निकलते हैं उनको क्या करे, रोके। यानी ऐसे कार्यक्रमों में भाग ले, सरकारी जो कार्यक्रम होते हैं जिससे इन खतरनाक पदार्थों को रोका जा सकता है। नदियों को साफ करने में जो प्रोग्राम चलाती है सरकार, उसमें अपना योगदान दें, पेड़ लगाने में योगदान दें। तो इस तरीके से पर्यावरण को संरक्षित किया जा सकता है। उसके अलावा पर्यावरण संरक्षण के संबंध से प्रगति को बढ़ाने के लिए लागत और लाभों के संदर्भ में प्रदूषण नियंत्रण कार्यक्रमों का समय समय पर मूल्यांकन करना चाहिए। अर्थात व्यवसाय को क्या करना चाहिए, जितने भी उसके कार्यक्रम चल रहे हैं प्रदूषण नियंत्रण के लिए, उसमें कितनी लागत आ रही है और उससे उनको कितना आगे लाभ मिलेगा, वह भी समय समय पर मूल्यांकन बहुत ही आवश्यक होता है। तो अब हम जानते हैं व्यावसायिक नैतिकता के बारे में। नैतिकता शब्द आप सबने सुना होगा, मोराल, कि ये नैतिक है, ये व्यक्ति बहुत ही नैतिक है या हमें नैतिकता से कार्य करना चाहिए। ऐसे शब्द हम आमतौर पर सुनते रहते हैं। एक उद्यम आर्थिक कार्यों जैसे उसकी आय, लागत और लाभ के संदर्भ में हो सकता है बहुत अच्छा हो, लेकिन सामाजिक कार्यपालन में हो सकता है वह उतना अच्छा ना हो। जैसे कि वह उचित गुणवत्ता के उत्पादों की आपूर्ति उचित मूल्य पर नहीं कर पा रहा है मान लो। इससे समाज के दृष्टिकोण में उचित या अनुचित का प्रश्न उठना जायज़ है। यानी हो सकता है कि एक उद्यम है, वो है अच्छी आय और अच्छा लाभ तो अर्जित कर रहा है, लेकिन सामाजिक कार्यपालन अच्छे तरीके से नहीं कर पा रहा है। तो क्या वह उचित है या अनुचित है, यह प्रश्न जायज़ है उठना। व्यावसायिक नैतिकता व्यक्तिगत हितों और सामाजिक हितों के बीच सामंजस्य स्थापित करने की एक विधि होती है। यानी जो हमारे व्यक्तिगत हित हैं और सामाजिक हित हैं, उनको कैसे हम मिला सकते हैं, उनके बीच में कैसे सामंजस्य स्थापित कर सकते हैं। नैतिकता शब्द मूल रूप से ग्रीक शब्द एथिक्स से आया है, जिसका अर्थ है चरित्र, मानक, आदर्श या नैतिकता जो समाज में प्रचलित होते हैं। अर्थात नैतिकता का अर्थ है
कि जो भी मानक हैं यानी चरित्र मानक हैं या आदर्श हैं जो एक किसी भी समाज में प्रचलित होते हैं, उनको हम बोलते हैं नैतिकता। नैतिकता का संबंध इस बात से है कि मानवीय व्यवहार में क्या सही है और क्या गलत है, जो किसी व्यक्ति विशेष के कार्यक्षेत्र में समाज द्वारा अनुमोदित व्यक्तियों के व्यवहार या व्यवहार के मानक के रूप के आधार पर किया जाता है। अब आप जानते हैं समाज के अपने नियम होते हैं, अपने मानक होते हैं, तो नैतिकता यह कहती है कि क्या गलत है समाज के अनुसार और क्या सही है। तो जो सही है हमें उसी तरीके से कार्य को करना चाहिए। व्यावसायिक नैतिकता का सीधा संबंध व्यावसायिक उद्देश्यों, प्रथाओं और तकनीकों से है जो समाज के साथ साथ चलन में है। अगर हम व्यावसायिक नैतिकता की बात करें तो उसका सीधा संबंध किससे है? जो भी व्यवसाय के उद्देश्य हैं, जो उनकी प्रथाएं हैं, वो तकनीकें हैं, यानी जो समाज के साथ साथ चल रही हैं उसी के हिसाब से व्यवसाय को कार्य करने चाहिए। व्यावसायिक नैतिकता के हम कुछ उदाहरण लेते हैं, जैसे ग्राहकों से उचित मूल्य वसूल करना, उचित वजन करना, श्रमिकों को उचित प्रतिफल देना और उचित लाभ अर्जित करना। ये कुछ उदाहरण हैं नैतिकता के, यानी ये सही कार्य हैं कि हमें ग्राहकों से उचित मूल्य ही वसूल करना चाहिए। ये ना हो कि हम लाभ कमाने के लिए उनसे अनुचित मूल्य वसूल करें या वजन तोलने में क्या करें, गड़बड़ी कर दें। जैसे आप कई बार देखते हैं ना, हमने 1 किलो कोई सामान खरीदा और घर आके देखा तो वो 950 ग्राम ही निकला, तो ये भी अनैतिकता है। और श्रमिकों को उचित प्रतिफल देना चाहिए, यानी अगर उनका मानधन 10,000 बनता है तो उनको 10,000 रुपये ही दें। ये नहीं कि उनका हम शोषण करें, उनसे 5,000 में वह कार्य करा लें। और हमें उचित लाभ ही अर्जित करना चाहिए, बहुत ज़्यादा लाभ के पीछे नहीं भागना चाहिए। नैतिक व्यावसायिक व्यवहार सार्वजनिक छवि को बेहतर बनाता है, लोगों के विश्वास को अर्जित करता है और अधिक से अधिक व्यवसाय को सफलता की ओर ले जाता है। नैतिकता और मुनाफा लंबे समय में एक साथ चलते हैं। अब एक उद्योग हो सकता है कि आज कुछ गलत कार्य करके लाभ कमा ले, लेकिन जैसे ही समाज को उसके बारे में पता चलेगा तो वह लंबे समय तक कार्य नहीं कर पाएगा। इसलिए प्रत्येक उद्योग को नैतिकता के साथ ही लाभ कमाना चाहिए। अकेले नैतिकता ही एक ऐसी चीज़ है जो समाज को महान बना सकती है। यह कार्य सरकार या कानून भी नहीं कर सकते जो अकेली नैतिकता कर सकती है। अब हम जानते हैं व्यावसायिक नैतिकता के तत्व के बारे में। पहला है उच्च स्तरीय प्रबंध की प्रतिबद्धता। इसका अर्थ ये है कि जितने भी हमारे मुख्य अधिकारी होते हैं, उच्च प्रबंधक होते हैं, जैसे कि मुख्य कार्यकारी अधिकारी हो गए, CEO बोलते हैं उनको, या अन्य उच्च स्तर के प्रबंधक हो गए, वो नैतिक आचरण के लिए खुले तौर पर और दृढ़ता से प्रतिबद्ध होने चाहिए। उन्हें संगठन के मूल्यों को विकसित करने और बनाए रखने के लिए निरंतर सेवा देनी चाहिए, यानी नेतृत्व करना चाहिए इस तरीके से कि पूरा जो व्यवसाय है वो नैतिकता का पालन करे। फिर है एक सामान्य कोड का प्रकाशन। अब कोड होता क्या है? नैतिक सिद्धांतों के लिखित प्रलेखों को हम कोड कहते हैं। जैसे हम बोलते हैं ना रूल्स रेगुलेशन, तो वो होते हैं नैतिक सिद्धांत। यह कुछ नैतिक मूल्य हो सकते हैं जैसे कि आधारभूत ईमानदारी एवं कानून का पालन, उत्पादन सुरक्षा एवं गुणवत्ता, कार्यस्थल पर सुरक्षा, नियोजन विधियाँ, बाजार की उचित विक्रय प्रणाली। यह सब क्या है? नैतिक मूल्य हैं जो व्यवसाय को निभाने चाहिए। फिर है एक तत्व अनुपालन तंत्र की स्थापना। ऐसे तंत्र के कुछ उदाहरण हैं भर्ती में मूल्यों और नैतिकता पर ध्यान देना, प्रशिक्षण में नैतिकता पर जोर देना और कर्मचारियों को अनैतिक व्यवहार की घटनाओं की रिपोर्ट करने में मदद करने के लिए संचार प्रणालियों को स्थापित करना। यानी व्यवसाय को यह सारे अपना तंत्र इस तरीके से बनाना चाहिए कि भर्ती जो हो उसमें सही मूल्यों का प्रयोग करें वो, यानी जो जिस व्यक्ति जिस लायक है उसी को भर्ती किया जाए और उनका लगातार प्रशिक्षण किया जाए और कर्मचारियों को मदद करें। अगर कोई भी अनैतिक व्यवहार की सूचना दे सकता है यानी देना चाहता है तो उसको क्या किया जाए? मोटिवेट किया जाए। इस तरह की संचार प्रणालियों को विकसित किया जाए। फिर है हर स्तर पर कर्मचारियों को सम्मिलित करना। अब यह नहीं कि सिर्फ उच्च प्रबंधी सम्मिलित हो, इसमें सभी स्तर के कर्मचारियों को शामिल करना चाहिए। उदाहरण के लिए
फर्मों की महत्वपूर्ण नैतिक नीतियों पर चर्चा करने और इन नीतियों के प्रति कर्मचारियों के नज़रिए की जांच करने के लिए कर्मचारियों के छोटे छोटे समूह बनाए जा सकते हैं। तो सारे कर्मचारियों को सम्मिलित करके उनके छोटे छोटे समूह बना के हम यह देख सकते हैं कि नैतिक नीतियां सही तरीके से कार्य कर रही हैं और कर्मचारियों की उनके बारे में क्या सोच है। परिणामों का मापन। यद्यपि नैतिकता कार्यक्रमों के अंतिम परिणामों को सही ढंग से मापना बहुत ही मुश्किल कार्य है, लेकिन नैतिक मानकों के अनुपालन की निगरानी के लिए फर्म निश्चित रूप से ऑडिट कर सकती है, यानी बार बार वो चेक कर सकती है कि हमारे जो परिणाम हैं वह वही निकल रहे हैं जो हमने सोचे थे, यानी जो नैतिक कार्यक्रम के उद्देश्य बनाए गए थे वह उसी तरीके से कार्य कर रहे हैं या नहीं। अंत में हम यह कह सकते हैं कि निष्कर्ष के रूप में नैतिकता के आधारभूत नियम हैं क्या। तो सबसे पहला नियम है भरोसेमंद बनो, यानी व्यवसाय हो या हम हो, हमें क्या रहना चाहिए, भरोसेमंद। दूसरा है दूसरों को सम्मान दो, चाहे व्यक्ति हो या व्यवसाय हो, उसे हमेशा दूसरों को सम्मान देना चाहिए। तीसरा है स्वयं की जिम्मेदारी समझो, चाहे वो व्यक्ति हो या व्यवसाय विशेष हो, उसे अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए। और व्यवसाय में या व्यवहार में क्या रहना चाहिए, निष्पक्ष रहो। तो इसमें भी यह है, चाहे वह व्यक्ति हो या व्यवसाय हो, उसे व्यवहार में निष्पक्ष रहना चाहिए। फिर है दूसरों की भलाई की ओर ध्यान देना, चाहे वह व्यक्ति विशेष हो या व्यवसाय हो, उसे हमेशा दूसरों की भलाई की ओर ध्यान देना चाहिए। फिर है सामाजिक गुण और कर्तव्यों के पालन से एक अच्छा नागरिक बनना, चाहे वह हम हो, व्यक्ति हो या व्यवसाय हो, उसमें ऐसे सामाजिक गुण होने चाहिए और कर्तव्यों का पालन इस तरीके से करना चाहिए कि वह एक अच्छा नागरिक बन सके। तो नैतिकता के ये कुछ आधारभूत नियम हैं जो हम सबको मानने चाहिए, इनका पालन करना बहुत ही आवश्यक है। तो आज हमने सामाजिक उत्तरदायित्व के विषय में और पर्यावरण संरक्षण के विषय में और नैतिकता के विषय में बहुत ही गंभीरता से पढ़ा और हमने नैतिकता के आधारभूत नियम भी देखे। तो धन्यवाद।